नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी, गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। नया साल आ रहा है, लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे। इस नए साल में एक अच्छी खबर भी है, आईपीएस अफसरों के लिए है। उनके लिए नया साल काफ़ी शुभ होने वाला है। उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं उसमें जो एसपी और एसएसपी बनने की लालसा पाले रहते हैं आईपीएस अफसर, ये खबर उनके लिए है कि उनकी मुराद जल्दी ही पूरी होने वाली है। जो 2012 बैच के आईपीएस अफसर हैं वो प्रमोट हो गए हैं, वो अब डीआईजी बन जाएंगे। उसमें से कई अफसर ऐसे हैं जो जिलों में अभी एसएसपी के पद पर कायम हैं। वो लोग जब डीआईजी बन जाएंगे तो वहाँ पर एसपी का पद खाली हो जाएगा और वहाँ नए आईपीएस अफसरों को मौका मिलेगा। 2012 का बैच इस समय 6 जिलों में एसएसपी के पद पर कायम है। 6 जिले के कप्तान हटने वाले हैं। आईपीएस अफसर जब एसपी रैंक में होते हैं तब वे सोचते हैं कि एक बार मेरठ के एसएसपी बनने का मौका मिल जाए, एक बार सहारनपुर का एसएसपी बनने का मौका मिल जाए। उनके पूरे जीवन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े जिलों की कहा जाए कैबाल टाउन को लेकर एक हसरत रहती है। वो हसरत कुछ लोगों की पूरी हो सकती है। लखीमपुर खीरी के एसपी हैं संकल्प शर्मा, डीआईजी बन गए हैं। मिर्जापुर के एसपी हैं सोमेन वर्मा, ये भी डीआईजी बन गए हैं। सहारनपुर में एसएसपी हैं आशीष तिवारी, ये भी अब डीआईजी बन गए हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा नाम है गोरखपुर जिले का, जो मुख्यमंत्री का जिला है, यहाँ पर राजकरण नैयर, ये भी अब डीआईजी बन गए हैं 1 तारीख से। इसके अलावा जो इससे भी बड़े जिले हैं उसमें नाम है मेरठ का। मेरठ के जो वर्तमान एसएसपी हैं विपिन ताड़ा, वो भी अब डीआईजी बन गए हैं। यानी कि वहाँ भी मेरठ में कोई नया एसएसपी जाएगा। पश्चिम के ज़िले में, इतने बड़े ज़िले में जिसको एसएसपी बनने का मौका मिलेगा वो छोड़ेगा नहीं कहीं से। तो इन अफसरों की डीपीसी हो चुकी है 2012 बैच की। 1 जनवरी से ये डीआईजी बन जाएंगे। नए साल में इनका ये पद छूट जाएगा। उनकी जगह जिलों में नए अफसर तैनात किए जाएंगे। इन 6 जिलों में 4 जिले ऐसे हैं जिनकी पोस्टिंग बहुत महत्वपूर्ण और मलाईदार मानी जाती है, जिसमें सहारनपुर, मेरठ, गोरखपुर और लखीमपुर को आप शामिल कर सकते हैं। इन जिलों में पोस्टिंग पाने के लिए अफसर लंबी लंबी पैरवियाँ कराते हैं, जुगाड़ लगाते हैं। लेकिन अगर आप टोटलिटी के दृष्टिकोण से देखें तो मेरठ एक ऐसा जिला है जो सबसे चुनौतीपूर्ण है। क्राइम के दृष्टिकोण से भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ एसएसपी का पद कांटों भरा ताज है और विपिन ताड़ा ने उस कांटों भरे ताज में ईमानदारी से अच्छा काम करके दिखाया है। विपिन ताड़ा उत्तर प्रदेश में सफल आईपीएस अफसर के तौर पर मेरठ में अपनी उन्होंने पहचान बनाई है। सरकार में भी उनके संपर्क अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन पर बदनामी का, भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगा। तो कहते हैं कि काजल की कोठरी में बैठकर अगर बचकर आप साफ सुथरा निकल आ रहे हैं तो ये भी आपके जीवन की, नौकरी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जिले तो बहुत हैं, लेकिन कुछ अफसर ऐसे होते हैं जिनके पास अवसर हो भरपूर कमाने का और वो उसको ठोकर मार दें और वहाँ से चले आए। मेरठ एक ऐसा जिला भी है जिसमें रेंज भी है और जोन भी है। तो वहाँ पर तो कहा जाए कि 32 दांतों के बीच में एसपी को बैठना पड़ता है, क्योंकि डीआईजी अलग चढ़ा रहेगा हरदम, एडीजी जोन भी वहीं बैठा है। शिकायतें धड़ाधड़ पहुँचेंगी, तो एसएसपी के लिए काम कर पाना कोई आसान नहीं है। उसी तरह से गोरखपुर है, जहाँ की पोस्टिंग एक दोधारी तलवार की तरह है। अच्छा काम किया
तो सीएम की नज़र में प्रशंसा मिलेगी, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचेगी, और कहीं चूके तो सीधे फिर काला पानी, यानी कि जिला नहीं, फिर तो कहीं ऐसी जगह जहां जैसे कहते हैं कि अपने यहाँ मिर्ज़ापुर में कोई पीएससी ओसी है जहाँ सांप वाँप ज़्यादा निकलते हैं, वहाँ भेज दिया जाएगा चुनार उनार में, दूसरी पोस्टिंग पाना कठिन हो जाएगा। अब बात आईपीएस के बाद आईएएस अफसरों की। नया साल आने वाला है, वहाँ भी स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। देश की सबसे बड़ी सेवा है, इस सेवा में यूपी का सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन ये जो 2026 का साल होगा, इस साल में कई सारे प्रमुख चेहरे उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से, आईएएस की सर्विस से विदाई ले लेंगे। 2026 में यूपी कैडर के 32 आईएएस अधिकारी रिटायर होंगे 1 साल के भीतर। कोई मामूली बात नहीं है। सुभाष चंद्र शर्मा का फरवरी में रिटायरमेंट है। सबसे पहले रिटायरमेंट है आगरा मंडल के कमिश्नर शैलेंद्र सिंह का। शैलेंद्र सिंह इसी महीने रिटायर हो जाएंगे। और आगरा मंडल उत्तर प्रदेश में मेरठ के बाद दूसरी ऐसी कमिश्नरी है जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, जहां पर कमिश्नर बनने के लिए लोग जुगाड़ लगाते हैं। फरवरी में देवेश चतुर्वेदी जो भारत सरकार में इस समय कृषि सचिव हैं, उनका रिटायरमेंट है। वो उत्तर प्रदेश में एपीसी रह के गए हैं, नियुक्ति सचिव भी थे। देवेश चतुर्वेदी के साथ ही सुभाष चंद्र शर्मा भी फरवरी में ही रिटायर हो जाएंगे। वो 1996 बैच के अफसर हैं। अनिल कुमार जो इस समय राजस्व परिषद के चेयरमैन हैं, उनका भी रिटायरमेंट है। उनकी जगह अर्चना अग्रवाल ले सकती हैं, क्योंकि वो भी 1988 बैच की आईएएस अफसर हैं, सीनियर मोस्ट की स्थिति में हैं, और रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन उनके अलावा बनने के लिए अभी कोई उनसे आगे नहीं है। अर्चना अग्रवाल इस समय अपर मुख्य सचिव परिवहन है उत्तर प्रदेश में। कामरान रिजवी भारत सरकार में है, उनका और दीपक कुमार का भी रिटायरमेंट है। दीपक कुमार जो इस समय उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी के बाद नंबर 2 की पोजीशन पर हैं, उनके पास आईआईडीसी का भी चार्ज है, उनके पास एपीसी का भी चार्ज है, वो यूपीडा के भी सीईओ हैं। तो दीपक कुमार भी इसी साल 2026 में अक्टूबर में विदाई लेंगे। बड़े बड़े नाम आपके सामने ब्यूरोक्रेसी से विदाई लेंगे, तो ये सिलसिला आखिर तक चलेगा दिसंबर तक। दिसंबर में जो इस समय स्वास्थ्य सचिव हैं अमित कुमार घोष, उनका भी रिटायरमेंट है, लेकिन अभी पूरा 31 दिसंबर को है उनको 2026 में। तो उसके पहले शैलेंद्र सिंह आगरा के कमिश्नर सबसे पहले शुरुआत करेंगे, फिर देवेश चतुर्वेदी का नंबर आएगा, सुभाष चंद्र शर्मा का नंबर आएगा, उसके बाद आएंगे 1991 बैच के आईएएस अफसर हैं एम वेंकटेश्वर लू, उनका भी रिटायरमेंट अप्रैल में है, यानी कि 4 महीने बाद। वो इस समय अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग हैं। उनके ठीक अगले महीने राजस्व परिषद के चेयरमैन अनिल कुमार रिटायर हो जाएंगे। अनिल कुमार की जगह पर अर्चना अग्रवाल जाएंगी, लेकिन वो भी 3 महीने ही रहेंगी। 3 महीने बाद सितंबर में अर्चना अग्रवाल का भी रिटायरमेंट है, और अर्चना अग्रवाल के जाते ही दीपक कुमार और कामरान रिजवी अक्टूबर में ये रिटायर हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा खालीपन उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में नए साल में आने वाला है। लेकिन आप देखिए कि नौकरी की अवधि निश्चित है। कहते हैं ना कि सांसों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं है। लोग चाहते हैं कि नौकरी और बढ़ जाए, करते रहें, लेकिन सरकार ने 60 साल का एक बैरियर बना रखा है। आपको उस दिन जाना पड़ेगा, आप फिजिकली कितने भी फिट हो, दिमाग से आप कितने भी तेज हो। तो ये विदाई का नया साल होगा उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के लिए, और नए लोगों के उदय का भी साल होगा। जब बड़े बड़े दिग्गज जाएंगे, फिर नए नए चेहरे उनकी जगह पर आएंगे भी। प्रदेश में आग बुझाने वाले महकमे ने कई आईपीएस अफसरों के दिलों में आग लगा रखी है। दरअसल
जून महीने से उत्तर प्रदेश में डीजी फायर का जो पद है वो खाली है। कई लिस्टें आई, कई आईपीएस अफसर प्रमोट होकर डीजी बनते गए, लेकिन उनको यहां तैनाती नहीं मिल पाई। आज हालत यह है कि दर्जनों डीजी रैंक के अफसर हैं, लेकिन फायर सर्विस एक ऐसा विभाग है जहां पर एक एडीजी चला रहा है, और वो एडीजी हैं पद्मजा चौहान। वो भी काफ़ी नीचे हैं, यहाँ 94 तक का डीजी बन चुका है आईपीएस अफसर, लेकिन 92 वाले को नहीं मिल रहा है, 93 वाले को नहीं मिल रहा है, 94 वाले को भी नहीं मिल रहा है। डीजी रैंक के अफसर मारे मारे फिर रहे हैं, और पद्मजा चौहान इस समय 2 पदों पर काबिज है। वह एडीजी फायर सर्विस है और एडीजी महिला कल्याण के चार्ज पर भी है। अब एक तरफ तो भरमार है, कई सारे डीजी महत्वहीन पदों पर बैठे हैं। वो सोच भी रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि एक एडीजी बड़े बड़े अफसरों पर भारी पड़ रहा है। कोई अपनी किस्मत को कोस रहा है कि डीजी बन के भी फायदा क्या हुआ, जब कोई मलाई ही नहीं है तो डीजी बन के करें का। और जब कागज़ पीटना था, ऑफिस आना जाना था, तो एडीजी ही अच्छे थे। देखा जाए तो यूपी पुलिस में इस समय डीजी रैंक के कई अफसर प्रमोट हुए हैं। उसमें सब नहीं हैं, लेकिन जैसे नीरा रावत वो ईओडब्ल्यू और 112 के चार्ज पर हैं। राजीव सब्बरवाल डीजी बने, उनको मुरादाबाद एकेडमी में बैठा के रखा है। बीके सिंह वो भी डीजी बने, उनको सीआईडी दे दिया और साइबर क्राइम दे दिया। डीके ठाकुर भी डीजी बने, उनको सिविल डिफेंस दे दिया और एसएसएफ दे दिया। वैसे कोई पद तो खराब नहीं, लेकिन ये सब पद महत्वहीन पद हैं। अफसरों में इस बात को लेकर बेचैनी है कि फायर सर्विस और इंटेलिजेंस जैसे महत्वपूर्ण पद खाली हैं, लेकिन डीजी रैंक के अफसरों को वहां तैनाती क्यों नहीं मिल पा रही है। तमाम खोजबीन के बाद वर्दी वाले अफसर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जब चूकेंगे चौहान तभी मिलेगा मौका। ऐसा इसलिए है कि मैडम के जो साहब हैं उनका नाम है अजय चौहान। उनकी पकड़ ऊपर तक काफ़ी मजबूत मानी जाती है। अजय चौहान इस समय उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख सचिव हैं। उनकी धमक और पकड़ के चलते मैडम की जो तैनाती है पद्मजा चौहान की, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर पा रहा है। इसीलिए पद्मजा चौहान एडीजी फायर जैसे महत्वपूर्ण पद पर कायम है। तो कहा जाए कि हस्बैंड वाइफ दोनों का पावर मिलकर एक नया संतुलन बना रहा है। तो पुलिस में शीर्ष लेवल पर पहुंचकर जो लोग डीजीपी नहीं बन पाते, उनके लिए सरकार ने व्यवस्था की कि भाई उनको अलग अलग विभागों में मुखिया बना दिया जाए। 7 पद डीजी के हैं उत्तर प्रदेश में और 7 अधिसंख्य पद हैं, यानी कि 14 लोग डीजी हो सकते हैं। लेकिन अजय चौहान की पत्नी पद्मजा चौहान इन 14 लोगों पर भारी हैं, और वो डीजी फायर सर्विस जो डीजीपी नहीं बन पाता उसको डीजी फायर जैसे नंबर 2 या 3 का विभाग माना जाता है, वहाँ बैठाया जाता है। ट्रैफिक का पद है, इस तरह के पद हैं, वहाँ उन लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। जूनियर अफसर वो पिछले 6 महीने से वहाँ काबिज हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो पुलिस में डीजी बन गया वो बहुत खुश हो, बहुत ताकतवर हो, बहुत ज़्यादा उसके पास अधिकार हो। उनके भी दिल में बड़ा दर्द रहता है, बड़ी कसक है कि कैसे जो है वो सही जगह पहुंच पाए। अब देखिए नए साल में हो सकता है कि कुछ लोगों की किस्मत पलटे और सुजीत पांडे और प्रकाश डी 2 नए डीजी 1 जनवरी से बन जाएंगे। तो सरकार फेर बदल करे तो हो सकता है कि वो फायर सर्विस की ओर भी देखे, नहीं तो फिर इन दोनों का हसर भी वही कहीं नियम और ग्रंथ वाली कंपनी की तरह ना हो जाए कि वहीं चल के बैठे और ना कोई मिलने वाला ना कोई पूछने वाला। उससे अच्छा तो एडीजी रहे जोन में, कम से कम जोन में है, एक रेलवे में है, वहीं आज़ादी से काम कर रहे हैं।
अब बात सबसे महत्वपूर्ण खबर की, रोचक खबर की, और उत्तर प्रदेश में जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि बीजेपी के ब्राह्मण एमएलए ने बैठक करके एक जगह भोजन कर लिया और उसके बाद हंगामा मचा हुआ है। वैसे भी कहते हैं कि संघ में, एकजुटता में शक्ति होती है। यदि आप एकजुट रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, आपकी बात सुनी जाएगी, आपको महत्व दिया जाएगा। यूपी में भी जो सियासत इस समय चल रही है, ऐसा लगता है कि विधायकों के बीच एकजुटता दिखाने का एक नया दौर शुरू हुआ है। जातीय आधार पर विधायक जातियों में मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि इसके पहले क्षत्रिय कुटुंब परिवार की एक बैठक हुई, जिसमें राजा भैया और बीजेपी के तमाम ठाकुर विधायक शामिल हुए, समाजवादी पार्टी के बागी विधायक भी उसमें शामिल हुए। उस पर ज़्यादा किसी ने कोई नाराज़गी नहीं प्रकट की, लेकिन हंगामा मचा ब्राह्मण विधायकों के कुटुंब की बैठक का। कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक के आवास पर 30 से ज़्यादा ब्राह्मण विधायकों की बैठक हो गई। बहाना था लिट्टी चोखा खिलाएंगे, आइए शाम को विधानसभा सत्र चल रहा है, और बाद में इसको नाम दे दिया गया कि ये ब्राह्मण कुटुंब की बैठक थी। इस कुटुंब ने यूपी की सियासत में, खासतौर से बीजेपी में काफ़ी हंगामा मचा दिया है। बीजेपी के नेता इस बैठक से काफ़ी असहज हैं, नाराज हैं। कोई इस मीटिंग को सरकार से नाराजगी के तौर पर प्रचारित कर रहा है, तो कोई इसे मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देख रहा है। हालांकि जो इस भोज में अधिकतर विधायक शामिल थे, वो अक्सर मुख्यमंत्री के सामने नतमस्तक रहते हैं, और काफ़ी सारे तो पूर्वांचल के उन्हीं के इलाके से हैं। इसमें पीएन पाठक, सलभमणि त्रिपाठी, विपुल दुबे, राकेश गोस्वामी, रवि शर्मा, विनोद चतुर्वेदी, संजय शर्मा, अंकुर राज तिवारी, साकेत मिश्रा, रत्नाकर मिश्रा, उमेश द्विवेदी, विवेकानंद पांडे, ये सारे नाम शामिल थे। इनमें से कई नाम ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री योगी के काफ़ी करीबी बनते हैं, दिखाते हैं, पर गए थे वहाँ बैठक में और वहाँ दर्द छलकना शुरू हो गया। रात का मामला था, खाना बनने में देरी थी, बोले थोड़ी देर, ठंडी भी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी देर सूप और चाय से कुछ गर्माहट लाई जाए, तब तक बातचीत चलती रहे। जानकारी आई कि बैठक में विधायक इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज और दुखी थे कि अफसर उनका फ़ोन नहीं उठाते, उनका काम नहीं करते, उनके काम फंसाते हैं और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की जाती है। चुनाव आ रहा है, ऐसे में कैसे काम चलेगा। बात यह भी उठी कि भाई समाजवादी पार्टी ने पीडीए खड़ा कर दिया, और पीडीए की काट के चक्कर में हम लोगों को काटा जा रहा है। पार्टी में सब पीडीए के लोग बढ़ाए जा रहे हैं। ठाकुरों का मामला पहले से ठीक था, ठाकुर साहब लोगों का ठीक ही है, बचे ब्राह्मण, इनकी कोई पूछे नहीं रहा है। एक विधायक जी कहने लगे कि भैया आप तो रात में किसी के घर पे खाना खाना भी मुश्किल है, पता नहीं क्या बवाल हो जाए। दूसरे आयोजक उमेश द्विवेदी ने साफ कहा कि अपने समाज की चिंता करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो डर गए वो डरे रहे, वो भाग रहे इधर उधर, उनके खाना भी नहीं हजम हो पाया ठीक से। एक तरह से ये सब साजिशकर्ता घोषित हो गए। अब मुश्किल तो आन पड़ी है, अब बराबरी कैसे करें, इसको कैसे पाटा जाए। हालांकि प्रदेश नेतृत्व ने चिट्ठी जारी कर दी कि ये जो रात में बैठक हुई है ये ठीक नहीं किया आप लोगों ने, और इस तरह की कोई जातीय बैठक विधायक ना करें, नहीं तो कार्रवाई हो जाएगी। उसमें से कुछ विधायक मुख्यमंत्री से टाइम ले आए, हाथ पैर जोड़ आए, और बाद में ट्वीट भी कर दिए, भैया देखो हमने अपना साफ कर लिया। लेकिन कुछ अब टाइम मांग रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा है। ये भी बड़ी अब उनके सामने संकट आ गया। जिले में हो सकता है डीएम एसपी उनकी अब सुनना बंद कर दिए हों। अब विधायक जी ना इधर के रहे ना उधर के, यानी कि ना घर और ना घाट। अब वो चुनाव में टिकट भी उनका बचेगा कि कटेगा, कई लोग तो इसमें जो है फंस गए हैं। अब देखिए सियासत में कई बार आप गलत ना हो, लेकिन अगर प्रचार गलत हो जाए तो भी आप फंस जाते हैं।
और ऐसा ही कुछ हुआ है इन विधायकों के साथ भी। कहने को बहुत सारे लोग बाबा के करीबी हैं, और बाबा के करीबी तो हैं, लेकिन मीटिंग में अगर बाबा के खिलाफ बात बोली गई और आपने सुन लिया तो तब भी आप भी दोषी हो गए। और कुछ घोषित बाबा विरोधी भी हैं कि उनको ये कहना है कि भाई ये सरकार में अधिकारी सुनते नहीं, और मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, वहाँ पर कहते हैं अधिकारियों पे कोई लगाम नहीं लगती है। तमाम सारे दर्द और कहानियां रही विधायकों की, लेकिन आज फंसा मामला हो गया है, इसमें कोई शक नहीं। कहीं देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य, कहीं ठाकुर कुटुंब बैठक कर लिए, पंडित भी ठीक कर लें, ब्राह्मण भी कर लें, भाई उनके अब कुछ नहीं हुआ, इनके अब तलवार चल गई। अब तो गर्दन पे एकदम रखी है कि ज़्यादा जरा हिले डूले कट जाएगी। न घर से निकल पाए रहे हैं, न लखनऊ में आ पा रहे हैं, दाएं बाएं से संदेशा पहुंचाए रहे हैं। अब कुछ दिन बीते, कुछ मामला हल्का हो, कोई कार्यक्रम लगे तो शायद कहीं प्रणाम करने का मौका मिल जाए कि महाराज हमें माफ़ी मिल जाए, लेकिन गलती तो भारी हुई है। फिलहाल किसको माफ़ी मिलेगी, किसको अभयदान मिलेगा और किसकी कुर्सी बरकरार रहेगी, ये तो सब भविष्य में पता चलेगा। आज हम आपको नेताओं की कथनी करनी और उनके स्टाइल और हालात के बारे में इन चंद लाइनों से बताएंगे, तो सुनिएगा कि अब खौफ नहीं कोई हमको, खामोश वो बिल्कुल रहती है, और चाहे जितना जुल्म करें इस देश की जनता सहती है। सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, ऐसे नेता का देखो वचन साथियों, और जंग जिस दिन छिड़ी कह के यूं चल दिए कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। नमस्कार।